सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है आप सभी के लिए परमार सर का पीवाईक्यू पार्ट 4 का जो है रैपिड रिवीजन चल रहा है लेक्चर वाइज, जिसमें कि हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 5 तक का रिवीजन देख लिया था। ठीक है, सो आप उसी सीरीज को जो कंटिन्यू करने वाले हैं। बीच में जो गैप हो गया था उसके पीछे रीजंस था जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी अब खत्म हो चुकी है। तो अब से आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलेंगी आपको। ठीक है, तो 6 नंबर लेक्चर का रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसके पहले की जो भी आपका 1 से 5 है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जो भी कैंडिडेट्स उसको देखना चाहते हैं सो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए बाकी आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड इसका रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो बच्चे न्यू जुड़े हैं आपको बता दूं, मैं रिवीजन के साथ साथ इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो जिसको भी अगर पीडीएफ चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगा लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद। जब मैं अपलोड कर दूंगा तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको पीडीएफ का जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो कंबाइंड पीडीएफ है वो भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है, जिसको प्रिंट आउट करवाना होगा वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 के रैपिड रिवीजन को, जिसमें कि दोस्तों 20 क्वेश्चंस प्लस में 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ये सीरीज आप सभी का रेलवे एंड एसएससी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग का। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला कि भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, मतलब कि कौन जो कार्यक्रम है गरीबी से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो नमामि गंगे जो है आपका गरीबी उन्मूलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये नमामि गंगे के अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया था कि जो भी हमारी मतलब गंगा नदी है, ठीक है, उसको जो है साफ और स्वच्छ बनाया जाएगा, जो कि जून 2014 से लेकर के 2021 तक का लक्ष्य था। लेकिन अभी इसको जो है वर्तमान में बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2026 तक। बाकी बात करेंगे नमामि गंगा जो योजना है वो आपका जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर बात करें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तो इसमें आपका नरेगा आ जाएगा, जिसका कि भी वर्तमान में नाम बदल करके जो है एमजी नरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसमें कि बिना किसी स्किल के बेसिस पर जो है मतलब कि आपको 100 दिनों का जो है रोजगार आपको मतलब दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत तो ये एक प्रकार का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी, लेकिन बाद में जो है इसको नाम बदल करके एमजी नरेगा किया गया। तो कब किया गया था? तो गांधी जी का जो जन्म था 2 अक्टूबर को 2009 में इसको जो है चेंज कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आपका इंदिरा आवास जो योजना है फ्रेंड्स, वो भी आपका एक प्रकार का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, क्योंकि इसके तहत जो है जो भी ग्रामीण घर थे, ठीक है, मतलब ग्रामीण जो लोग थे उनको घर दिया गया। ठीक है, हालांकि 2022 में जो है इसको मतलब चेंज करके सभी के लिए घर कर दिया गया है, जिसमें कि शहर के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर जो है आवास का प्रबंध करवाना सुनिश्चित किया गया इस योजना के तहत। ठीक है, तो इस योजना की स्थापना मतलब कि कब से स्टार्ट हुआ? तो 1985 में स्टार्ट हुआ इंदिरा आवास योजना की, जो कि अभी वर्तमान में भी चल रही है। ठीक है, तो ये दोनों आपका जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बोला किस राजा ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिण पतेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की? तो देखिए हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, जो कि आपका चालुक्य वंश से संबंधित था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा करके जो है दक्षिण पतेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी का पद धारण किया था। ठीक है, अब इसके पीछे थोड़ा सा हम लोग कहानी को समझते हैं। ठीक है, कैसे ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोग देखेंगे। हर्षवर्धन का पिता जो कि प्रभाकर वर्धन थे, इनके 3 संतान थे, एक राज्यवर्धन एक हर्षवर्धन। तो ये दोनों आपस में भाई थे और ये राजश्री इनकी जो है बहन थी हर्षवर्धन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक आपका मौखड़ी करके कोई वंश हुआ करता था। ठीक है, मौखड़ी मतलब कि रूल करते थे कहाँ पर? तो गंगा और जो यमुना का जो द्वाब क्षेत्र था उस वाले रीजन में जो है मौखड़ी करके कोई शासन करता था, जिसका कि संस्थापक जो है आपका ईशान वर्मन थे। ठीक है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक है, तो इसी मौखरी से आपका एक रिलेटेड थे शासक यहाँ पर गृहवर्मन, जिसका कि विवाह हुआ था राजश्री से, यानी कि हर्षवर्धन की बहन के साथ जो है यहाँ पर इनका विवाह हुआ था। राजश्री के पति थे गृहवर्मन। तो इन गृहवर्मन को जो है यहाँ पर एक गौण वंश हुआ करता था। गौण वंश के ही एक रूलर थे शशांक। ठीक है, जिन्होंने मतलब हर्षवर्धन की बहन के जो पति है यानी कि गृहवर्मन की जो है हत्या कर दिया था, वध कर दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए जो है हर्षवर्धन जो है इसको यहाँ पर मारता है इसको। ठीक है, तो ये हुआ था हर्षवर्धन, फिर इसको मार करके जो भी गौण वंश था वहाँ पर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो हर्षवर्धन जो है 606 से लेकर के 647 एडी तक ये शासन किया था। ठीक है, बाकी हर्षवर्धन के बारे में ये भी याद रखना है कि शशांक को वध करने के बाद मतलब इसको मारने के बाद जो है वो सोचा कि
जो आपका यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय का जो आपका था चालुक्य वंश, उस पर भी कब्जा किया जाए, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर उसको जो है हरा करके फिर उसके बाद दक्षिण प्रदेश्वर की जो है यहाँ पर उपाधि धारण की थी। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर इसके पीछे स्टोरी था जिसको कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, बाकी हर्षवर्धन के बारे में कुछ और चीज़ें याद रखनी है। हर्षवर्धन जो है इसके शासनकाल में जो है सेकंड चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। ठीक है, जिसका कि मूल नाम जुआन जांग था। ठीक है, तो ये सेकंड आपका चाइनीज़ ट्रैवलर था। ठीक है, सेकंड था। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट आपका फाहियान था जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन जो प्रथम था, ठीक है, उसने फिर पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, तो नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने हराया, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने इनके पिता जो थे उनको हराया था। तो उसका बदला लेने के लिए फिर नरसिंह वर्मन ने यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसके बाद वतापी कोंडा की उपाधि धारण की। ठीक है, तो मतलब ये सब लड़ाई होते चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से था आपका। बाकी हर्षचरित का जो बायोग्राफी है उसको जो है इनके जो पोएट थे बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाकी हर्षवर्धन के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी गई थी जो कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा थी। ठीक है, बाकी रुद्रसेन द्वितीय के बारे में याद रखना है कि रुद्रसेन द्वितीय जो कि वाकाटका डायनेस्टी से संबंध रखते थे, तो इनका विवाह जो है प्रभावती गुप्त से हुआ था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, तो रुद्रसेन द्वितीय की विवाह प्रभावती गुप्त से हुआ था, ये भी अब याद रख सकते हैं। बाकी रुद्रसेन द्वितीय वाकाटका डायनेस्टी से रूल कर मतलब संबंध रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बोला फूल रहित पौधे जो है नग्न बीज सुई जैसे पत्तियां और प्रजनन संरचना के रूप में शंकु किसकी विशेषताएं हैं, तो देखिए इसका आंसर जिम्नोस्पर्म होगा। अब इसको समझने से पहले हम लोग जो है पूरा टैक्सोनॉमी को समझते हैं क्योंकि इसी से संबंधित आपका है। ठीक है, जिसमें पूरा क्वेश्चन कि फूल रहित पौधे, जिसमें कि फूल रहित पौधे हैं, नग्न बीज हो, सुई जैसी पत्तियां हो, तो वो किसके अंतर्गत मतलब किस किस चीज़ का ये विशेषता है, तो ये जिम्नोस्पर्म का। क्योंकि यहाँ पर जो है जो R.H. विटकर थे, ठीक है, उन्होंने 5 जगत में यहाँ पर जो है बंटवारा किया था जो भी आपका लिविंग वर्ल्ड था। ठीक है, 1969 में, जिसमें कि मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक था, पादप था, जंतु था। ठीक है, तो ये जो आपका पादप वाला जो भाग है जो कि आपका पेड़ पौधे से संबंधित है, तो इसको भी हम लोग जो है कई भागों में बांटते हैं उनके गुण के बेसिस पर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पूछा था नग्न बीज हो, सुई जैसी पत्ती हो, तो ये किसका गुण है, तो ये आपका पादप में ही एक जिम्नोस्पर्म करके वर्ग है, उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये आपका R.H. विटकर के द्वारा जो यहाँ पर किया गया था 1969 में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसके पहले आपको ये भी चीज़ याद रखना है, एक टैक्सोनॉमी हुआ था जिसमें कि जैसे कि आप कह सकते हैं ना कि मतलब कि सबसे बड़ा आपका जो है महादेश होता है, उसमें कई सारे महाद्वीप हैं, उसके बाद फिर देश है, देश के अंदर कई सारे राज्य हैं। तो इसी तरीके से जो आपका लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो सबसे ऊपर है वो किंगडम आता है, किंगडम के नीचे फाइलम आता है, उसके बाद क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जेनस, उसके बाद स्पीसीज। तो इसका याद करने का भी ट्रिक सर ने बताया था, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। तो एस से आपका स्पीसीज हो जाएगा, जी से आपका जेनस हो जाएगा, उसके बाद ओ से आपका ऐसे तो यहाँ पर फैमिली हो जाएगा, आवर में ओ से आपका ऑर्डर हो जाएगा, सी से आपका क्लास हो जाएगा, पी से फाइलम हो जाएगा और कबड्डी में के से किंगडम हो जाएगा। तो ये टैक्सोनॉमी मतलब कितने स्टेजेस में था ये आपको चीज़ दिखाई दे रहा है। बाकी R.H. विटकर ने 5 जगत में यहाँ पर जो है बांटा था जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु था, जिसमें से पादप और जो जंतु वाला जो वर्ग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पादप के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पादप किस बेसिस पर जो है बांटा गया था। तो देखिए पादप जो भी था उनका गुण ये था कि उनमें बहुकोशिकीय मतलब कि वो बहुकोशिकीय थे। मतलब कोशिका चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा, तो जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। तो बहुकोशिकीय था, इसमें यूकैरियोटिक मतलब लक्षण देखने को मिला। यूकैरियोटिक आपको पता होगा, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक वाला गुण इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो है कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। पादप में किस चीज़ का बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। इस चीज़ हम लोगों ने पहले देख लिया था। बाकी इस ये जो है आप मतलब स्वभाव में कैसे होते हैं, तो स्वपोषी मतलब अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पादप का कुछ लक्षण है। लेकिन पादप में भी कई तरीके के पौधे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है बांटते हैं। ठीक है, पहले पादप को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, जिसमें कि हम लोग अलग अलग अंग ना हो उसके बेसिस पर बांटते हैं। ठीक है, मतलब शरीर के अलग अलग अंग ना हो उसके बेसिस पर एक बांटते हैं, जिसको कि हम लोग थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक जिसमें कि शरीर के विभिन्न अंग हो उसके बेसिस पे बांटते हैं। तो इसको भी हम लोग आगे 2 पार्ट में बांटते हैं, एक जिसमें कि आपका संवहनी रहित उत्तक मतलब जिसमें कि कलेक्टिव टिश्यू होता है, और एक जिसमें एक जिसमें कलेक्टिव टिश्यू नहीं होता है और एक जिसमें कलेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कलेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि जिसमें जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है और एक में नहीं मिलता है। तो जिसमें नहीं मिलता है वो ब्रायोफाइटा कहलाता है, और जिसमें मिलता है फिर उसको भी आगे फर्दर 2 पार्ट में बांटते हैं, एक जिसमें कि बीज का उत्पादन न करना, ठीक है, और एक जिसमें कि बीज उत्पादक होता है जिसको कि फाइंड्रोग्राम से में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग जरूर है, तो आप चाहें तो इसको अलग से जो है लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे
तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और टीचर से पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जिसमें आपका संवहनी उत्तक होता है उसको भी फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक जिसमें कि बीज का उत्पादन न करना, जिसको कि क्रिप्टोगैम से नाम से जाना गया, और एक जिसमें कि बीज उत्पादक जो करता है वो, तो इसको फैनरोगैम से माना गया, ठीक है। इसी जो बीज उत्पादन करता है उसको फिर फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया, एक नग्न बीज और एक कवर्ड बीज। तो जो नग्न बीज, जो अभी आपने देखा कि नग्न बीज वाला जो लक्षण होता है जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, वही क्वेश्चन हमसे पूछा था, ठीक है। तो ये आप पढ़ते तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम रहता। बाकी एक होता है जो कि कवर्ड बीज होता है, जिसको हम आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी एक जो बीज का उत्पादन ना करने, जो कि क्रिप्टोगैम होता है, इसी को टेरिडोफाइटा भी कहा जाता है। इसमें जो आपका प्रजनन अंग होता है वो हिडन होता है, छिपा हुआ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आगे आपका जो आवृत बीजी है यानी कि एंजियोस्पर्म्स है, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया, एक मोनोकॉट्स और एक आपका डाइकॉट, ठीक है। यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी एक जिसमें बीज हो उसको एक बीजपत्री और जिसमें 2 बीज हो उसको द्विबीजपत्री, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बाकी थैलोफाइटा क्या है इसको बारे में आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइटा है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, टेरिडोफाइटा के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी में बता देते हैं आपको। बाकी ये जो PDF मिलेगा तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए थैलोफाइटा की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने बोला ही आपको कि जो भी जितने भी पादप है उसमें आपको यूकैरियोटिक लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो थैलोफाइटा में भी आपको यूकैरियोटिक लक्षण देखने को मिलेंगी, जिसमें कि जो कोशिकाएं होती है वो विकसित होती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक वही होता है ना जिसमें कोशिकाएं क्या होती है, विकसित होती है, ठीक है। बाकी इसमें जो है विभिन्न वर्णक उपस्थित होता है, ये सब आपका गुण है थैलोफाइटा का, ठीक है। इसमें से भी अगली बार हो सकता है कि इसमें से कुछ पूछ दे। पौधे के शरीर के अंग जो है अच्छी तरीके से विभेदित नहीं होते हैं इसमें, और जो पौधे को शैवाल है उसको एल्गे कहा जाता है, ठीक है। पौधों को शैवाल एल्गे कहा जाता है, अधिकतर जलीय इसमें देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा थैलोफाइटा में, तो जो स्पाइरोगैरा हो जाएगा, उसके बाद आपको ब्लॉथरिक्स हो जाएगा, वाइवा हो जाएगा, एंड जो कौड़ा हो जाएगा, ये सब आपका जो है थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि बताइए ये जो एग्जाम्पल है वो कौन से वर्ग का है, तो आपको ये सब एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद रखना है। सेकंड बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में, तो ये जो जंतु जगत का उभयचर होता है, यानी कि जो पानी और जो स्थल दोनों पर उगता है, उसको हम लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। शरीर, तने और पत्तियां जैसी संरचना में विभक्त होती है। जड़ जैसी संरचनाएं जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता है उपस्थित इसमें होता है, ठीक है। बाकी स्वपोषी ये होता है, ये भी मतलब जितने भी पादप है सारे स्वपोषी ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो कि परपोषी होते हैं, उसको भी देखेंगे। बाकी जल और भोजन के संचालन के लिए विशिष्ट उत्तक अनुपस्थित होता है इसमें, और नम और आर्द्र क्षेत्रों में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है रिक्किया हो जाएगा, मॉस हो जाएगा, फनेरिया हो जाएगा और मैंचांटिया हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपका यहाँ पर ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है एंथोसेरस हो जाएगा, उसके बाद आपका लेज्यूनिया हो जाएगा। ये सारे आपका जो एग्जांपल है, तो एग्जांपल को मेजर फोकस करके आपको जो है याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जांपल से आपको पूछ सकते हैं बताइए कौन से वर्ग का है ये, ठीक है। उसके बाद है आपका टेरिडोफाइटा, तो इसमें प्रथम स्थलीय पौधे होते हैं। पौधों का शरीर जो है जड़ों, तनों और पत्तियों में मतलब विभक्त होता है। सुविकसित इसमें प्रजनन अंग जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, ठीक है, हाइड होता है। उसके बाद भोजन और जल संचालन के लिए विशेष उत्तक उपस्थित होता है, संवहनी उत्तक इसमें मौजूद होता है, और चट्टान की दरारों, नम एवं छायादार स्थानों पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टेरिडोफाइटा का कुछ विशेषताएं हैं। जिम्नोस्पर्म जो कि अभी ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, तो ये जो है 2 वर्ड जिम्नो और स्पर्म जो कि ग्रीक वर्ड है, तो जिम्नो का मतलब होता है बिना कवर और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी कि बिना कवर वाला बीज इसमें देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आमतौर पर 12 मासी सदाबहार और अधिकतर लकड़ी वाले पौधे होते हैं। जड़, तना और पत्तियां मौजूद देखने को मिलेगी। जाइलम वाहिका अनुपस्थित होती है इसमें, जिसमें कि आपका पाइन्स और देवदार आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जिसको कि आपको जैसे समझना है। अगर नहीं समझ में आया, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो है आपका जो मतलब पादपों का जो वर्गीकरण है, जंतु का जो वर्गीकरण है, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ठीक है। रेलवे में तो खास करके इन सब से आता है, तो रेलवे वालों तो और भी अच्छे से देखिएगा इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। बोला किस राज्य में छऊ नृत्य आमतौर पर नहीं किया जाता है। तो देखिए छऊ जो है आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक आपका पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में है, सरायकेला है जो कि आपका झारखंड में है, और मयूरभंज जो कि आपका उड़ीसा में। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको ये 3 मालूम रहेगा, ठीक है, कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ही सिर्फ आपका छऊ होता है, ठीक है। तो तमिलनाडु यहाँ पर ऑप्शन था, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी छऊ के जो पिता की बात करेंगे तो ये जो आपका गंभीर सिंह मुड़ा को जाना जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर छऊ नृत्य, उसी प्रकार से बिहू को भी 3 फेज़ में यहाँ पर सेलिब्रेट किया था। हालांकि बिहू जो है असम का एक फेस्टिवल है, लेकिन इसको भी 3 फेजेज़ में यहाँ पर जो है किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो माघ एक हो जाएगा, दूसरा बोहाग हो जाएगा और तीसरा काटी हो जाएगा। तो माघ की बात करेंगे तो जनवरी से फरवरी का जो सीजन होता है, ठीक है,
उसको माघ बिहू के नाम से जानते हैं, इसको भोगाली के नाम से भी कहा जाता है। बाकी बोहाग जो होता है उसको हम मार्च अप्रैल में, यहाँ पर मार्च अप्रैल का जो सीज़न होता है उसको हम कहते हैं इसको रोंगाली बिहू, या फिर ये आपका जो है नववर्ष फेस्टिवल है भी है आपका असम का, ठीक है, बोहाग बिहू। तो अगर क्वेश्चन पूछे बताइए कौन सा जो है आपका नववर्ष है असम का, तो बोहाग बिहू, ठीक है। और काटी की बात करेंगे तो काटी आपका जो अक्टूबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काटी जो अक्टूबर का जो सीज़न होता है उसमें देखने को मिलेगा, मतलब 3 फेजेज़ में यहाँ पर ये जो बिहू को सेलिब्रेट किया था वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो है बड़ी, जिसको कि खुफिया अधिकारी कहा जाता था, और मुनिहान गुप्त जासूस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि खिलजी वंश का से संबंध रखता था, ठीक है। इसने काफ़ी सारे काम किए थे, ठीक है। जैसे ये तो आपने देख ही लिया कि बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो है इसने कई सारे खुफिया अधिकारी और गुप्त जासूस लगा रखे थे, ठीक है। इसके साथ साथ इसने जो एकता को समाप्त कर दिया, एकता एक प्रथा हुआ करता था उसको समाप्त भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि आपका पिछले जो वंश था उसके द्वारा स्थापित किया गया था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। बाकी इसने दाग और चेहरा की व्यवस्था की शुरुआत की थी। दाग यानी कि जो घोड़ों की ब्रांडिंग हुआ करती थी वो, और चेहरा यानी कि हुलिया प्रथा का शुरुआत आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाकी इसने जो है एक ऑफिसर्स भी नियुक्त किया था, साहे मंडी, जो कि आपका बाजार में जो आपका महंगाई था उसको ना बढ़ने के लिए अपॉइंट कर रखा था, ठीक है। साहे मंडी करके ऑफिसर्स थे, ठीक है। बाकी सराय आदल करके कपड़ा बाज़ार भी इसने जो है यहाँ पर स्थापित कर रखा था। इसने जो है गुजरात से एक मतलब कि यहाँ पर मलिक काफूर को खरीद रखा था, जिसको कि 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। इसको जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा गया था मलिक काफूर को, जो कि गुजरात से खरीदा गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था, जिसने इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद की थी। इसने दक्षिण में जो है काफ़ी सारे जो आपके काकतीय वंश थे, यादव वंश थे, तो उन सब पर जो है जीत हासिल करके जो है अलाउद्दीन खिलजी को ये जो भी आपका जीता हुआ जो चीज़ था वो उसको दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक पोएट हुआ करता था अमीर खुसरो, जो कि आपका निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य हुआ करता था, ठीक है। तो इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने तूते हिंद करके उपाधि दे रखी थी, ठीक है। बदले में सिकंदर आजम का भी उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया था, ठीक है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आपको याद रखना है 1296 से लेकर के 1316। बाकी और भी याद रखना है आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि इसने जो है कुछ कर थे उसको यहाँ पर जो स्टार्ट किया था, जजिया, जक़ात, घड़ई और चराई करके। तो जजिया जो कि आपका गैर मुसलमानों पर लगता था, और जक़ात के बारे में बात करें तो मुसलमानों पर लगता था। घड़ाई जो था घर पर लगता था, घर का टैक्स, और चराई जो कि चरवाहों पर लगता था टैक्स, ठीक है। तो ये कुछ टैक्स थी जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बाकी दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे इसको आपका एक बार ध्यान देना है, ठीक है। आपका था सबसे पहले गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसको याद रख सकते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, खिलजी वंश के संस्थापक जो जलालुद्दीन खिलजी थे, ठीक है। बाकी हम लोग तुगलक, सैयद, लोधी का भी हम लोग आगे देखेंगे, तो ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो शपथ या फिर प्रतिज्ञान का स्वरूप उल्लेखित है। तो जो आपका शपथ की बात करेंगे तो शपथ आपका जो है 3rd अनुसूची से आपका संबंधित है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो आपका मूल संविधान जो था, मतलब जिस समय आपका संविधान बनकर रेडी हुआ था तो उस समय टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होकर के जो है यहाँ पर 448 आर्टिकल्स बन गए हैं, 12 अनुसूची हो गए हैं और 25 भाग बन चुके हैं, ठीक है। तो वर्तमान में ये है, बाकी मूल संविधान में इतने थे, ठीक है। हम चलिए अनुसूची जितने भी है 12 अनुसूची जो वर्तमान में है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मूल संविधान में 8 ही था, उसको हम फिर कुछ कुछ ऐड कर जो है संविधान संशोधन करके जो है 12 अनुसूची इसमें लगा दी है, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची क्या है, तो प्रथम अनुसूची में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद सेकंड अनुसूची में आपका जितने भी आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, सीएजी है, इन सब का जो मिलने वाला जो पेंशन है, सॉरी वेतन और जो पेंशन है, ठीक है, उसके बारे में बात है सेकंड अनुसूची के बारे में। थर्ड जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जितने भी आपके मंत्री हैं उनका जो यहाँ पर शपथ के बारे में बात किया गया है। उसके बाद फोर्थ अनुसूची में आपका जो राज्यसभा में जो भी सीटों का आवंटन है, मतलब कि किस राज्य में कितना सीटें हैं उसके बारे में डिस्कस होता है यहाँ पर फोर्थ अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ अनुसूची की बात करेंगे यहाँ पर, तो SC ST का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस मतलब SC ST से संबंधित, बस इतना याद कर सकते हैं। फिफ्थ अनुसूची जो है SC ST क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के बारे में संबंध रखता है। सिक्स्थ में आपका जो है स्पेशल, मतलब कि यहाँ पर जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए यहाँ पर प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। ATM हम ऐसे कर सकते हैं, ATM मनी, ठीक है। A से आपका असम, T से त्रिपुरा, M से आपका मेघालय और मतलब ये वाला M से आपका मिजोरम। मणिपुर नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका सेवन्थ अनुसूची। तो सेवन्थ अनुसूची बोल रहा है कि इसमें जो है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं उनका यहाँ पर बंटवारा किया गया। मतलब संघ मतलब कि केंद्र सरकार के हाथ में कौन कौन सा काम रहेगा, राज्य के कौन कौन सा काम है, और जो दोनों का होता है कॉमन उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है, जैसे कि रक्षा, बैंक, मुद्रा, विदेशी मुद्दे, संचार, ये सारे आपका संघ सूची से संबंधित है। और राज्य सूची में आपका पुलिस, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, ये सारे आपका राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में आपका शिक्षा, वन, मापतौल, परिवार नियोजन, विवाह और अधिग्रहण, ये सारे आपका जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको जो है कोई भी काम दे देगा, बोले बताइए कि इसमें कौन से सूची के अंतर्गत ये काम आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो यहाँ पर ध्यान देना है कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं से संबंधित है। तो मूल संविधान जब था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो संशोधन हो करके जो है यहाँ पर टोटल 22 भाषा अभी वर्तमान में हम लोगों का है। ठीक है, कौन कौन से वो 22 भाषाएं हैं तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड कब कब ये ऐड हुआ है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो जो सबसे पहले यहाँ पर जो है सिंधी भाषा ऐड हुआ था, जो कि 15वां भाषा था, जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत ऐड किया गया था। उसके बाद फिर आपका 71 यानी कि 71st संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी यहाँ पर ऐड की गई थी। उसके बाद आपका 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसके अंतर्गत फिर 4 यहाँ पर मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी यहाँ पर ऐड किया गया था। और जो लास्ट में जो 96th अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पर, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है उड़िया जो था 2003 में ये भी हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है उड़िया जो लैंग्वेज था उसको यहाँ पर ऐड किया गया था, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 कैसे हो गया भाई, 9 कैसे हो गया, मेरे हिसाब से ये उड़िया नहीं होगा। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही भाषा तो ऐड हुआ है ना। तो टोटल 22 यहाँ पर भाषा है, याद रखिएगा। उड़िया वाले में थोड़ा सा यहाँ पर जो है संदेह है, तो थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में अगर जो भी होगा। ठीक है, बाकी शास्त्रीय भाषाएं आपको याद रखना है यहाँ पर तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जो है आपका शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसको याद कर सकते हैं। तू शुरू तो कर, मैं आर्या। ठीक है, ये सब आपका ट्रिक है शास्त्रीय भाषाएं याद करने का, ये सब जो है आपका शास्त्रीय भाषाएं हैं। बाकी बात करते हैं आगे 9th अनुसूची के बारे में। तो ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संशोधन के अंतर्गत इसको जो है लाया गया था, जो आपका 1951 में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री उस समय आपका जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके शासनकाल में ही पहला अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत जो है आपका ये 9th अनुसूची को ऐड किया गया था। ठीक है, जिसमें कि भूमि सुधार से संबंधित था। 10th अनुसूची आपका जो है 52nd अमेंडमेंट जब आपका 1985 में हुआ था, तो उसके तहत ये जोड़ा गया था, जिसमें कि आपका दल बदल कानून निषेध किया गया था। ठीक है, मतलब जो दल बदल था उस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, इसके अंतर्गत 10th अनुसूची के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। बाकी 11वीं में आपका जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें कि आपका 29 विषय इसमें उल्लेख है ग्राम पंचायत का। और ये 73rd अमेंडमेंट के तहत, जो कि आपका 1992 से 1993 के बीच में हुआ था, तो इसके तहत जोड़ा गया था। इस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे वो आपका PV नरसिम्हा राव थे। बाकी लास्ट जो कि 12वां अनुसूची है वो आपका नगर पंचायत से संबंधित, जिसमें कि 18 विषय इसमें उल्लेख है। और ये बाद में इसके जो 73 अमेंडमेंट हुआ था उसके एक मतलब अमेंडमेंट बाद, यानी कि 74th के अंतर्गत जो है 1993 में इसको जो है ऐड किया गया था। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका संघ और राज्य के बारे में बात है। सेकंड में आपका यहाँ पर वेतन के बारे में बात है, वेतन और पेंशन के बारे में। थर्ड में आपका जो है शपथ के बारे में बात है। फोर्थ में आपका यहाँ पर जो है किसका बात है, तो फोर्थ में आपका जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन का बात है। पाँचवा में आपका SC से संबंधित है। छठा में ATM मनी से संबंधित है। सिक्स्थ में आपका यहाँ पर जो है फिफ्थ में आपका SC/ST, हाँ, सिक्स्थ में ATM मनी है। सेवन्थ में आपका जो है मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। आठवां में आपका भाषाएं हैं। ठीक है, नौवां में आपका जो है भूमि सुधार है। 10वां में दल बदल है। 11वां में ग्राम पंचायत है। और 12वां में आपका जो है नगर पालिका है। ठीक है, नगर पंचायत है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन सा अनुसूची में क्या क्या चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन बोला है 1908 में खुदीराम बोस ने किसके साथ मिलकर के एक गाड़ी पर बम फेंका था, यह विश्वास करते हुए कि वह गाड़ी मुजफ्फरपुर के तत्कालिक न्यायाधीश किंग्सफोर्ड का है। तो खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ जो है यहाँ पर बम फेंकने का कोशिश किया था। ठीक है, जिसमें कि उनको लग रहा था कि किंग्सफोर्ड है इसमें न्यायाधीश। ठीक है, उनको मारना चाहते थे, लेकिन गलती से मतलब कोई और मर गया था। ठीक है, ये नहीं मरा था। तो ये आपका जो है 1908 में होता है। फिर इसके बाद जो है इनको मतलब कि फांसी की सज़ा दी गई थी खुदीराम बोस को, और प्रफुल्ल चाकी ने अपना जो है आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, इसी के समकालीन मतलब जब इस समय ये जो केस हुआ था उसके 1 साल के बाद ही यहाँ पर नासिक षड्यंत्र केस भी हुआ था, जिसमें कि जो आपका
यहाँ पर जो है बीडी सावरकर को जो है जैक्सन ने यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है जेल भेज दिया था, ठीक है। तो इसका बदला लेने के लिए जो है आनंद कन्हारे और कृष्णा जी कर्वे ने इसका जो है मारने का सोचा था जैक्सन को, ठीक है। उसके बाद आपका 1897 में आपका जो है चापेकर बंधुओं ने रैंड को मारा था। रैंड कौन था? तो प्लेग कमिश्नर था। तो इसको मारने के लिए यहाँ पर जो चापेकर बंधुओं ने मतलब इसको मारा था, ठीक है। बाकी ये एक हुआ था 1929 में, जो कि आपको पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है मिल करके जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दिए थे, ठीक है। हालांकि मरने वाला कोई और था, लेकिन गलती से ये मर गया था, ठीक है। तो इसको क्यों मारा गया था? क्योंकि लाला लाजपत राय को जो है जब आपका साइमन कमीशन जब हो रहा था तो उस समय लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए फिर हुआ था। तो ये आपका लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तुलु वंश के किस राजा ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो जो आपका बहुत ही शक्तिशाली शासक थे तुलु वंश के, जो कि कृष्णदेव राय थे, जो कि 1509 से 21 तक शासन किए थे यहाँ पर। ये तुलु वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। आपको पता होगा विजयनगर अंपायर में टोटल 4 यहाँ पर जो है वंश है, ठीक, जिसमें कि संगा वंश है, सुलु वंश है, तुलु वंश है और अरावेडु है। तो उसमें तुलु वंश से संबंध रखते थे कृष्णदेव राय, ठीक है। इनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बाकी बात करें तुलु राजवंश की, तो इसके संस्थापक आपके जो है नरसा नायक और वीर नरसिंह थे, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई भी अगर आएगा तो आप इसको आंसर लगा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर चांसेज है आपका नरसा नायक का, तो नरसा नायक भी आएगा तो इसको भी मार सकते हैं, अगर नहीं है तो वीर नरसिंह भी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो तुलु राजवंश से संबंधित रखते थे। बाकी कृष्णदेव राय की पुस्तक थी जामवंती कल्याकम। उसके बाद अमुक्ता अमुक्ता माल्यदा, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में था, ठीक है। जो कि स्टेट क्राफ्ट था, जो कि मतलब इसमें बताया गया था कि रूलर को कैसे रूल करना है, ठीक है, इस बुक में बताया गया था। बाकी इन्होंने एक टाउन की भी स्थापना की थी नगालपुरम की, जो कि अपने माँ के नाम पर किए थे। बाकी इनके शासनकाल में 2 आपका जो है पुर्तगाली यात्री भी आए थे, जो कि डोमिंगो पीस और दुआर्ते बारबोस था, ठीक है। तो ये आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आपका आया था, ठीक है। तो तुलु वंश से संबंध रखते थे और यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण कर रखी थी इन्होंने। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन बोला संविधान की कौन सी विशेषता जो है अमेरिकी संविधान से उधार नहीं ली गई है? तो एकल नागरिकता जो आपका संविधान का जो है वो अमेरिका से नहीं लिया गया, बल्कि इसको जो है हम लोग इंग्लैंड से लिए, मतलब यूके से लिए गए हैं, ठीक है। बाकी नागरिकता आपको संबंध रखना है कि मतलब नागरिकता याद रखना है कि जो भाग 2 से संबंधित है, भाग 2 आपका अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। बाकी अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। इसके अलावा हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण या फिर पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ये सारे आपके जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाकी न्यायाधीशों को हटाना जो है ये भी आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। किस बेसिस पर हटा सकते हैं? तो कथित कदाचार जब होगा तो उस केस में जो है, या फिर अक्षमता मतलब कि अनएबिलिटीज़ के तहत जो है हम लोग न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। तो ये प्रावधान आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। आगे है 10th नंबर क्वेश्चन बोला है कि मामलापुरम का तटीय जो मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो मामलापुरम का तटीय मंदिर जो है ये आपका पल्लव जो डायनेस्टी था, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी से संबंधित जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ इन्होंने कैलाशनाथम जो कि तमिलनाडु में ही था, ठीक है, तो कैलाशनाथम का भी मंदिर का जो निर्माण था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था, ठीक है। पल्लव की बात आता है तो पल्लव के बारे में याद रखना है कि ये जो है आपका सातवाहनों के सामंत थे, मतलब जिस मतलब समय जो है पल्लव तमिल में राज्य कर रहे थे उसी प्रकार से वहाँ पर जो वेस्ट था, वेस्ट वाला जो पार्ट महाराष्ट्र और जो गोवा वाला गुजरात वाला जो हिस्सा था वहाँ पर आपको सातवाहनों का शासन चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है कि 3 प्रकार का मंदिरों का शैली होता है, एक नागर, एक द्रविड़ और एक आपका बेसर शैली। तो नागर वाला जो है आपको यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, जिसको कि ज़्यादातर जो है गुप्त वंश ने इसको जो है निर्माण करवाया था। बाकी द्रविड़ की बात करेंगे जो कि आपको साउथ वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि पल्लवों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और जो बेसर शैली था जो कि इन दोनों का ही मिक्स्ड वर्जन था, ठीक है, जो कि आपको सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका चालुक्य वंश ने इसको करवाया था, ठीक है। बाकी एक चीज़ याद रखना, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि आपका नासिक में लोकेटेड है, महाराष्ट्र नासिक में। तो बाजीराव ने इसका निर्माण करवाया था। बाकी कैलाश मंदिर की बात करेंगे जो कि चट्टान काट कर बनाया गया है, इसको जो है कृष्ण प्रथम ने यहाँ पर जो है बनवाया था, ठीक है। बाकी चोल वंश जो था उसके तहत भी मतलब कि यहाँ पर जो है 2 मंदिर का निर्माण कराया गया था, एक बृहदेश्वर मंदिर और एक आपका ऐरातेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर 2 जगह पर था, एक आपका तंजौर में था और एक आपका गंगाईकोंडा में था, ठीक है। तो जो तंजौर वाला था फ्रेंड्स, इसको राजा प्रथम ने इसका मतलब कि स्थापना करवाया था, मतलब बनवाया था, इसीलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है जो तंजौर वाला था। बाकी गंगाईकोंडा की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम ने करवाया था।
बाकी एक आपका ऐरावतेश्वर मंदिर है जो कि आपका राजाराज सेकंड ने आपका जो इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चोल वंश से संबंधित ये कुछ मंदिर हैं, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर बोला कौन सी भारतीय संस्कृति का सबसे प्रारंभिक साहित्य अभिलेख है, तो सबसे प्राचीन वाला पूछा है तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में याद रखना है टोटल 1028 मंत्र हैं, 10 मंडल है। ठीक है, इसमें जो 10 मंडल है इसमें से कुछ कुछ याद रखना आपको, जैसे कि थर्ड वाला, 9th वाला और 10th वाला। तो थर्ड वाला आपको याद रखना है गायत्री मंत्र से संबंध रखता है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित है गायत्री मंत्र। और 9th वाला जो सोम देवता से संबंधित है, और जो 10th वाला है वो आपका पुरुष सूक्ता से संबंधित है। ठीक है, बाकी वैदिक काल जो था उसको दो भाग में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल। उसका डेट पीरियड आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, बाकी हर एक वेद में जो भी आपका 4 वेद है तो उसमें आपको संहिता देखने को मिलेगा, आरण्यक देखने को मिलेगा, ब्राह्मण देखने को मिलेगा और उपनिषद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर जो वेद है उसमें आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद जो है आपका इसमें संगीत के बारे में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसमें जो मंत्र है उसके बारे में, इसमें 2 प्रकार के मंत्र है, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण जो काला होता है इसका मतलब, और शुक्ल का मतलब सफ़ेद। तो जो कृष्ण वाला है, ठीक है, और जो शुक्ल वाला है, याद रखना आपको कि यजुर्वेद में आपको देखने को मिलेगा मंत्र वाला चीज़। और इसी में जो है आपका कठोपनिषद है जिसमें कि नचिकेता और यम के संवाद के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो अथर्ववेद है इसमें आपको कर्मकांड, वशीकरण, जादू टोना, ये सब चीज़ आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। बाकी इसमें जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद, ठीक है, इससे आपको सत्यमेव जयते के बारे में पता चलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपको यहाँ पर, हर एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ को आपको ध्यान देना। बाकी आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का स्थित है? चिल्का की बात करेंगे दोस्तों तो चिल्का आपका जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करेंगे यहाँ पर जो आपका वेम्बानाद लेक है जो कि केरल में लोकेटेड है, वो आपका लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो यहाँ पर कोलेरू और पुलिकट यहाँ पर लोकेटेड है। और बाकी वही, ये तो खारे पानी का हो गया उड़ीसा। अगर वही मीठे पानी का पूछेगा तो आपका वुलर झील हो जाएगा जो कि आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वुलर झील के अलावा डल लेक भी यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये भी आपका जो है मतलब मीठे पानी का ही झील है, जो कि आपको इसका जो पूरा जो पानी होता है वो आपका चेनाब जो रिवर है वहाँ पर फ्लो करती है, उससे इसको पानी मिलता है। ठीक है, बाकी खारे पानी की सबसे बड़ी सांभर झील, मतलब अगर सॉल्टनेस की बात करेंगे, सॉल्टलेस लेवल के हिसाब से, मतलब ज़्यादा खारा कौन है, तो उस हिसाब से राजस्थान वाला जो सांभर झील है वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मल पूछेगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो वो आपका चिल्का ही होगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर सॉल्टनेस के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा खारा कौन है, तो सबसे ज़्यादा खारा आपका जो है यहाँ पर सांभर झील हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी कहीं कहीं पर जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेक्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर याद रखना है। जम्मू कश्मीर में तो मैंने बता ही दिया, उलड़ है, इसके अलावा जो है आपका डल है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हिमाचल में तो हिमाचल प्रदेश में आपका चंद्रताल हो जाएगा। ठीक है, गोविंद सागर तो इसमें हो जाएगा, चंद्रताल हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है रूपकुंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपका हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कहाँ पे और कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाँ महाराष्ट्र में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको लोनार तो आपका नहीं है, हाँ लोनार हो जाएगा महाराष्ट्र में, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार हो जाएगा जो कि एक प्रकार का क्रेटर झील है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका और भी है। ठीक है, काफ़ी सारे हैं, इसको हम लोग कहीं अलग से जब आएगा आगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखिएगा। बाकी 30 नंबर देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना है, अगर महान्यायवादी का कुछ भी बात आएगा तो आपका आर्टिकल नंबर 76 से संबंधित है। अब 76 में ही काफ़ी सारे क्लॉजेज है, जैसे कि 1 है तो इसमें बोला गया कि एक महान्यायवादी होगा भारत में। सेकंड में उसके योग्यता के बारे में योग्यता नहीं, काम के बारे में बात किया गया, मतलब उसका जो है काम क्या रहेगा। ठीक है, थर्ड में आपका जो बताया गया कि जो भी आपका भारत का न्यायवादी है, ठीक है, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का इसका अधिकार होगा। तो ये 76 का जो आपका सब क्लॉज 3 है उससे संबंधित है। ठीक है, भाग 5 में ये आपका चीज़ है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख विधि अधिकारी आपका होता है भारत का। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है इसको महान्यायवादी को। बाकी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए जो है जिन योग्यताओं की आवश्यकता होती है उनके योग्य होना चाहिए। मतलब महान्यायवादी अगर आपको बनना है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आपका एलिजिबिलिटी है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बाकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब कि जब तक वो राष्ट्रपति को लाभ प्रोवाइड करते रहेगा वो तब तक जो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेतन और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होता है। इसके अलावा दोस्तों सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील नहीं है, कभी भी हटाए जा सकते हैं इसको। बाकी इसको जो है
निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया गया है, ठीक है। एंड वही अगर क्वेश्चन आएगा प्रथम महान्यायवादी की, तो आपका MC शीतलवाड़ हो जाएंगे। वर्तमान में बात करेंगे तो R वेंकट रमनी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके करंट में महान्यायवादी है, ऑडिटर जनरल है। चलिए, एडवोकेट जनरल की बात करेंगे, ये आपका राज्य लेवल पे होता है। बाकी ये जो आपका मतलब कंट्री लेवल पे होता है, ये आपका राज्य लेवल पे होता है एडवोकेट जनरल। तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अगर देश का विधि अधिकारी बोलेगा तो वो आपका जो है अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, यानी कि महान्यायवादी हो जाएगा। हेड मतलब जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके न्यायाधीश के रूप में चुने जाने की जो योग्यता है, मतलब उसमें क्या था, उसमें था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो था, सॉरी क्या था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश चुनने के लिए जो आपका योग्यता था वो आपका अटॉर्नी जनरल के लिए होता है। लेकिन वही अगर एडवोकेट जनरल की बात करेंगे तो आपका हाई कोर्ट का जो भी आपका न्यायाधीश के लिए जो योग्यता है वो आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 14th नंबर, बोला है भारत में तृतीय कोयला जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो तृतीय कोयला की बात करेंगे तो आपको मेघालय वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, ठीक है। कोयला के बारे में याद रखना है, इसको बड़ी सनसाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काला सोना भी कहा जाता है, सॉरी काला हीरा कहा जाता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों कोयला का कई सारे टाइप होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें कि एंथ्रेसाइट जो है सबसे हाई क्वालिटी का यहाँ पर कोयला होता है, जिसमें कि 80 से 95% जो है कोक की मात्रा होती है, मतलब कह सकते हैं कार्बन की मात्रा होती है, और ये आसानी से जल जाता है और लंबे समय तक जलता है। उसके बाद बिटुमिनस आता है जो कि 60 से 80% होता है इसमें कार्बन की मात्रा। उसके बाद लिग्नाइट होता है जिसमें कि 40 से 60%, और पीट सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है जिसमें कि 40%। इसको भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। लिग्नाइट और पीट को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बाकी ये जो लिग्नाइट वाला जो कोयला है वो आपका तमिलनाडु के नवेली हिस्से में देखने को मिलेगा, ठीक है, ज़्यादातर। और लिग्नाइट का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है भारत में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखिएगा जो लिग्नाइट और पीट होता है उसको कुकिंग कोल के नाम से जानते हैं। एंड सबसे ज़्यादा भंडारण की बात करेंगे वर्तमान में, तो सबसे ज़्यादा भंडारण जो है कोयला का ओडिशा में है और झारखंड में उसके बाद। हालांकि वहीं उत्पादन में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका जो है झारखंड में है, ठीक है। ओडिशा में कहाँ कहाँ पर है, तो झाड़पुरा, तालचड़, इव वैली, ये जगह पर जो है आपको भंडारण देखने को मिलेगा कोयला का। और झारखंड में आपका झरिया, बोकारो और जो गिरिडीह वाला है उस इलाके में जो है आपको यहाँ पर कोयला ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, बोल रहा है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई को किस कला रूप में जो है उनके योगदान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो जो आपका डॉक्टर तीजन बाई है, ये जो है आपका पंडवानी जो आपका एक लोक नृत्य है, ठीक है, उससे संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये जो कि छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है, ठीक है। इसमें जो है महाभारत के जो आपका नाटक है उसके बारे में यहाँ पर जो है दर्शाया जाता है इस लोक नृत्य के तहत, ठीक है, जो पंडवानी है, ठीक है। इनको जो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का आपको लोक नृत्य के बारे में याद रखना है, कक्सर, सुआ, कड़वा, गेंडी, रात नाचा और पंथी, ठीक है। कक्सर, सुआ, कड़वा, गेंडी, रात नाचा और पंथी, ठीक है। पंथी से आपको याद रखना है, पंथी से एक एक्सपोनेंट है यहाँ पर राधे श्याम वर्ले करके, जिनको कि 2021 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक उषा वर्ले भी है, मतलब लास्ट में वर्ले लगा वो इसमें भी और इसमें भी, तो याद रखिएगा ये जो आपका छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। बाकी उषा वर्ले को 2023 में आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2021 में राधे श्याम वर्ले को किया गया, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा का कुछ लोक नृत्य आपको याद रखना है, जैसे गोटीपुआ, दाल खाई, डंटा नाट, और उसके बाद आपका जो है घुमड़ा, भाग नाचा और रनप्पा। रनप्पा आपका एक प्रकार का मार्शल आर्ट फॉर्म है डांस का, ठीक है, ये उड़ीसा का संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे आपका जो है उड़ीसा का फोक डांसेज है। तो आई होप कि आपको इतना याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर बोर्ड है कि भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में सत्य कथन का बताना है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को याद रखना है कि इसमें जो ठंडी हवाएं जो आपका मतलब कहाँ से आती है, मध्य एशिया से जो आ रही है, ठीक है। तो उसको जो हिमालय है वो रोक के रखती है। इस कारण से जो हमारा भारत का जो जलवायु है वो आपको ज़्यादा ठंडा देखने को नहीं मिलता। अगर वही हिमालय नहीं रहता तो हम लोग का भी जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल होता, मतलब ठंड काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर देखने को, ठीक है। तो याद रखना है हिमालय जो है उपमहाद्वीप यानी कि जो सेंट्रल एशिया होता है, ठीक है, मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं को रोकता है। ये आपको फैक्ट याद रखना है जो भी आपका भारत की जलवायु है उसके बारे में, ठीक है। बाकी ये आपका हिंदी का कुछ यहाँ पर जो है मंथ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जो वसंत वाला जो पीरियड होता है वो चैत्र वैशाख, जो कि आपका इंग्लिश में मार्च अप्रैल कहा जाता है। तो इस वाले जो पीरियड में वसंत देखने को मिलेगा। ग्रीष्म वाला बात करेंगे तो ज्येष्ठ आषाढ़, जो कि मई जून वाला होता है। वर्षा की बात करेंगे तो आषाढ़ से सावन के बीच का जो समय होता है, जिसको कि जुलाई अगस्त मतलब इंग्लिश में कहते हैं। और शरद वाला पार्ट आपका भाद्रपद और जो आश्विन होता है उसके बीच में देखने को मिलेगा, सितंबर अक्टूबर के बीच में। हेमंत आपको देखने को मिलेगा कार्तिक से पौष के बीच में। शीत देखने को मिलेगा आपको माघ और फागुन के बीच में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हिंदी वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार से जो आपका मंथ स्टार्ट होता है चैत से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा चैत से स्टार्ट होता है और फागुन से ख़त्म होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70 नंबर पर कोशिकाओं की गति के संदर्भ में जो है एक्सोसाइटोसिस वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो कोशिकाएं होती है अपने कोशिका के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ होती है, ज़्यादातर ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, ठीक है। तो इसको क्या करती है, वो बाहर निकालती है और यही बाहर निकालने की प्रक्रिया जो आपका एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ को बाह्य कोशिका द्रव में ले जाती है उसको हम लोग जो है एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो बस सिंपल याद रखिएगा, अपशिष्ट को कोशिका जब बाहर निकालती है तो उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। आगे है अटल सुरंग जो है किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो अटल टनल आपको पता है कि ये आपको हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास है, ठीक है, उसमें देखने को मिलेगा ये अटल टनल, ठीक है। तो ये टनल जो है आपका मनाली से जो है मनाली को जो किससे कनेक्ट करती है, लाहौल स्पीति को कनेक्ट करती है। इसका जो कुल लेंथ आपका 9.1 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें हिमाचल में और भी काफ़ी सारे पासेज हैं, जैसे बारालाचला पास है, ठीक है, यहीं से आपका चेनाब रिवर निकलता है, ठीक है। ये किसको किसको जोड़ता है, तो मतलब कि ये जो है आपका लाहौल स्पीति से लेह को जोड़ता है, ठीक है। और मनाली को लाहौल स्पीति से कौन जोड़ता है, तो वो आपका रोहतांग पास जोड़ता है, ठीक है, रोहतांग यहाँ पर लिखा हुआ है मनाली से लाहौल स्पीति को। बाकी एक सिपकिला पास होता है जिससे आपका जो है सतलज जो रिवर है वो आपका यहाँ पर एंटर करता है, ठीक है। राकसताल लेक से ये आता है सतलज रिवर, जो कि भारत में जिसका एंट्रेंस जो है आपका सिपकिला पास से ही होता है, ठीक है। बाकी एक अभी करंट का बात करेंगे, ट्विन ट्यूब टनल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, जो कि तेजपुर जो कि असम है उसको, और तवांग जो आंध्र प्रदेश में है उसको यहाँ पर जो है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग है उसको जोड़ता है ट्विन ट्यूब टनल, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, नागालैंड का जो मोत्सू त्यौहार है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आओ जनजाति जो होता है उसके द्वारा जो है नागालैंड में मोत्सू त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका हॉर्नबिल हो गया, सक्रेनी हो गया, तो ये सब भी आपका नागालैंड का ही फेस्टिवल है। तो हॉर्नबिल आपका जो है नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर भील जनजाति के द्वारा घूमर जो कि राजस्थान में है वो आपका मनाया जाता है, ठीक है। मुंडा जनजाति के द्वारा पैका नृत्य जो कि झारखंड का है, उड़ीसा वाले हिस्से में भी आपको देखने को मिलेगा ये चीज़, ठीक है। बाकी मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में, जो कि बिरसा मुंडा और दीकू के बीच में हुआ था, ठीक है। दीकू कौन थे, तो दीकू जो है जो बाहरी लोग थे जैसे अंग्रेज़ वगैरह, तो उसको भगाने के लिए जो ये जो आपका युद्ध लड़े थे जिसको दीकू ये लोग नाम दिए थे, जो भी आपका मुंडा जनजाति के जो लोग थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी यहाँ का जो नृत्य है आपको याद रखना है आलू अट्टू, रेंगमा और चंगाई, ठीक है। तो ये नृत्य है आपका मेघालय सॉरी नागालैंड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का बोला वेदांत सत्यनारायण शर्मा जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है वेदांत सत्यनारायण, ठीक है। इसका ट्रिक भी था, ठीक है। वेम्पाता चिन्ना सत्यम हो जाएगा, अपर्णा सतीशम हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो जाएगा, सत्यनारायण हो जाएगा, और लास्ट में जिसका भी रेड्डी लगा है सारे के सारे आपका जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी याद रखें, सिद्धेंद्र योगी भी इसी से संबंधित है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, उसके नाम पर जो है यहाँ पर जो है कुचिपुड़ी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाकी मल्लिका एंड यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में याद रखना है कि ये जो है अस्थाना नर्तकी के नाम से जाने जाते हैं, और ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंध रखते हैं, ठीक है, याद रखना है इतना। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक संगीत की बात करें, मतलब कि कर्नाटिक म्यूजिक जो होता है वो उसके पिता किसको कहते हैं, तो पिता जो है पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटिक म्यूजिक की, और जो रानी है वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। इन्हीं को जो है फर्स्ट बार यहाँ पर जो है मतलब शास्त्रीय नृत्य के मतलब से क्षेत्र में जो है यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1990, सॉरी शास्त्रीय नृत्य में बोल रहा हूँ, सॉरी क्या कहते हैं मतलब कि 1998 में जो इनको एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनको अस्थाना विद्वान भी कहा जाता है, ठीक है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। बाकी एक पी रामा देवी भी संबंधित है इन्हीं से, जो आपका कुचिपुड़ी है उसी से। इन्होंने नटराज एकेडमी ऑफ कुचिपुड़ी की स्थापना की थी, ठीक है, और ये उसको रन कर रहे हैं पी रामा देवी, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये तो हम लोग क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लास्ट का 2 करंट अफेयर का क्वेश्चन उसको मैं चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है महिला फीफा विश्व कप 2023 कौन जीता है, तो ये स्पेन जीता है, ठीक है। किसको हरा करके, तो इंग्लैंड को हरा करके। बाकी आयोजन यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले में हिस्से में आपको हुआ था महिला फीफा विश्व कप 2023। इसी में जो गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो आपका एताना बोनामाटी को मिला है। गोल्डन बॉल जो आपका पूरे सीजन में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको मिलता है। बाकी सबसे ज़्यादा जो गोल दागता है उसको बूट मिलता है, गोल्डन बूट, जो कि हिनाता मियाजावा को मिला है, जो कि जापान से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने अंडर 19 बाकी ये जो है ताना बोनामाटी आपका स्पेन से संबंधित है, ठीक है।
आगे है, भारत ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए, अगर ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल आपका 14 पदक हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ गोल्ड का बात करेगा तो 4 गोल्ड आपको यहाँ पर जीता है इंडिया। ठीक है, जॉर्डन में ये जो कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था जिसमें कि 4 गोल्ड मेडल आया था। कौन कौन लाए थे, तो मोहित कुमार, प्रिया मलिक, अंतिम पंघाल और संविता। ठीक है, तो इन 4 लोगों ने यहाँ पर जो भारत के लिए गोल्ड लाए थे अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, तो आज का था हम लोग का कंप्लीट हो गया ये चीज़। ठीक है, आई होप कि आपका जो है ये जो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। तो कम से कम दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो मैं झूठ मूठ का मेहनत नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं पीडीएफ से मैं खुद पढ़ सकता हूँ। ठीक है, वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में देखते हैं वीडियो को, तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने हिंदी मीडियम में स्टार्ट किया है। तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, कम से कम देखते हो वीडियो को तो लाइक वगैरह कर दिया करो। ठीक है, एंड कमेंट कर दिया करो कि कैसा आपको वीडियो लगता है, क्या चीज़ सुधारना है। ठीक है, तो उसके लिए कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों तक जो है ये वीडियो रिकमेंड हो पाएगा। तो 100-200 व्यू के लिए भी हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है एक डेढ़ घंटे का टाइम लगता है यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, उसके बाद फिर एडिट करने में टाइम लगता है। तो ऐसे में दोस्तों आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, तो हम लोग का भी मनोबल उठा रहेगा और वीडियो बनाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर। अगर सपोर्ट नहीं आएगा भाई तो वीडियो मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बाकी आशा करेंगे कि आप सभी लोग जो है सपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा अगर जो भी आपको दिक्कत होती है। पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लोग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।